हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपांशु लोहाट और आज की वीडियो में मैं आपको विजडम टूथ या फिर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये विजडम टूथ या फिर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर क्या होता है, ये कैसे इरप्ट होता है, कब इरप्ट होता है एंड इसके इरप्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका एक्सट्रैक्शन ज़रूरी होता है क्या, और इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है या फिर नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है, और इसका एक्सट्रैक्शन पेनफुल होता है या पेनलेस एक्सट्रैक्शन होता है इसका। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के दूंगा और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो इसके एक्सट्रैक्शन के साथ हो सकती हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि आखिर ये विजडम टूथ क्या होता है। कि हमारी ओरल कैविटी में चार तरह के दांत होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो मोलर्स होते हैं वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और मोलर्स का काम होता है खाने को च्यू करना। काटने का काम हमारा इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स का होता है। तो जो च्यू करने का और सबसे ज़्यादा जो बाइट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं यही मोलर्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बात आती है कि ये थर्ड मोलर कब इरप्ट होता है। जो थर्ड मोलर की इरप्शन होती है वो अराउंड 17 to 25 की एज में ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। बट ये 30s में भी इरप्ट हो सकता है, एंड कुछ केसेस में ये इवन 40s की एज में भी इरप्ट होता देखा गया। तो इसकी इरप्शन प्रॉब्लम्स क्यों कॉज करती है, तो इसका आंसर है कि आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह। तो आखिर आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिलता है एक्चुअली एवोल्यूशन की वजह से। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, जो लेफ़्ट साइड पे है वो एक केवमैन का स्कल है, एंड जो राइट साइड में है वो एक नॉर्मल ह्यूमन का स्कल है। तो जो केवमैन्स का स्कल था ना, उसमें आप देखोगे जो जॉ बोन है वो कितनी ज़्यादा ब्रॉड और कितनी ज़्यादा डेंस बोन है। एंड आज की जो जॉ बोन है, जो मैंडिबल है आज का, वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट हो गया। तो इसका रीज़न क्या है, जो केवमैन्स होते थे उनका जो खाना होता था, इट यूज़ टू बी अ वेरी हार्ड मील। बहुत ही ज़्यादा च्यूएबल और हार्ड मीट बेस्ड डाइट होती थी उनकी। तो उसको खाने के लिए उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया एंड हम लोगों की डाइट जो है वो एक हार्ड डाइट की तरफ से सॉफ्ट डाइट की तरफ शिफ्ट होती गई। वैसे वैसे एवोल्यूशन की वजह से जो हमारा जॉ का साइज़ है वो छोटा होता गया, एंड जो हमारे दांतों का साइज़ है वो भी छोटा होता गया। तो इसकी वजह से जॉ का साइज़ छोटा होने की वजह से जो हमारी आर्च लेंथ है जॉ की, वो भी छोटी हो गई, एंड वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता कि जो थर्ड मोलर है वो पूरा नॉर्मली इरप्ट हो पाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि थर्ड मोलर के इरप्शन की वजह से हमको हो सकती हैं। तो थर्ड मोलर के इरप्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो होती है टिश्यू इम्पिंजमेंट। अब होता क्या है कि जब थर्ड मोलर जो है वो इरप्ट होता है तो उसके पास जगह तो है नहीं है इरप्ट होने की। तो वो कई बार हाफ इरप्ट हो रहा है या फिर एड़ा इरप्ट हो रहा है या बाहर की तरफ इरप्ट हो सकता है। तो उस केस में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका बोन के साथ या फिर एडजेसेंट टीथ्स के साथ इम्पिंजमेंट होने के चांसेस होते हैं, एंड उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन कॉज करती है। एंड देन उसके बाद उसमें और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरियल इंट्रैपमेंट होने की वजह से वहाँ पर एडजेसेंट दांतों में कैरीज भी हो सकती हैं, एंड पेरिकोरोनाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि जब थर्ड मोलर है वो अगल बगल के दांतों को पुश करता है, जिसकी वजह से जो पूरा दांतों का अलाइनमेंट होता है या फिर पूरा ऑक्लूजन होता है जो दोनों आर्च के बीच का, वो बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से पूरी आँच के दांतों का मिसअलाइनमेंट होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइनस इश्यूज़। तो अब जैसे अगर अपर आर्च है, मैक्सिलरी आर्च है, तो उसमें क्या होता है कि थर्ड मोलर जो है, जो मैक्सिला होता है हमारा, जो मैक्सिलरी बोन होती है उसके जस्ट ऊपर ही एक साइनस प्रेज़ेंट होता है। वो उसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो थर्ड मोलर है ये मैक्सिलरी साइनस पे प्रेशर डालता है। उसकी वजह से कंजेशन इवन साइनसाइटिस तक की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो हमसे ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि थर्ड मोलर के इरप्शन की वजह से आपको हो सकती हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके सिम्टम्स। आखिर थर्ड मोलर का अगर इरप्शन हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। जो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है वो होगा एक थ्रोबिंग पेन। अगर किसी का थर्ड मोलर इरप्ट हो रहा है एंड वहाँ पर टिश्यू इम्पिंजमेंट है या फिर पेरिकोरोनाइटिस कुछ भी है, पेरिकोरोनाइटिस तो बाद में होगा, टिश्यू इम्पिंजमेंट होगी या फिर कुछ भी होगा, वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ थ्रॉबिंग पेन होगा, एंड कई बार ये पेन जो होता है इरेडिएट करके
आपका जो टेम्पोरल एरिया एंड जो कान तक जो ईयर का एरिया है, यहाँ पर भी आपको पेन फील हो सकता है। तो इसको इरेडिएटिंग पेन बोलते हैं। एंड सेकंड सिम्टम जो होता है इसका, जो इरप्शन साइट होती है, इरप्शन साइट के चारों तरफ एक रेडनेस एंड स्वेलिंग देखी जाती है। एंड कुछ केसेस में एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग भी देखने को मिलती है कि मतलब सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी आपके लोअर जो आपका जॉ है उसमें पोस्टीरियर जॉ की तरफ एक स्वेलिंग देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा ट्रिस्मस या फिर रिड्यूस माउथ ओपनिंग भी देखने को मिलती है। एंड बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर किसी को पेरिकोरोनाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। एंड साथ में जो हमारा लोअर जो होता है उसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, इनकी भी स्वेलिंग देखी जाती है कई केसेस में। इसकी डायग्नोसिस में क्या आता है, तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है यूजुअली इसका एक IOPA एंड साथ में एक OPG एक्सरे लिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट में क्या होता है ना कि अगर तो आपका जो थर्ड मोलर है वो बिल्कुल नॉर्मली इरप्ट हुआ है एंड वो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है, तो वी जस्ट लीव इट बी, वी कैन जस्ट लीव इट बी। उसको कोई एक्सपेक्शन करने की उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। एंड अगर वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है एंड देन हम उसके बाद एक्सट्रैक्शन पे जाते हैं। एंड एक्सट्रैक्शन जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन एंड एक होती है नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। तो अगर तो आपका थर्ड मोलर है वो इम्पैक्टेड है तो हम जाएंगे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की तरफ। एंड अगर जो आपका थर्ड मोलर है वो इम्पैक्टेड नहीं है, वो इरप्ट पूरा हुआ है बट वो टेढ़ा इरप्ट हुआ है या फिर किसी गलत डायरेक्शन में इरप्ट हुआ है, तो हम उसमें एक नॉर्मल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में और नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में आखिर डिफरेंस क्या होता है। जो नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है उसमें हम कोई बोन कटिंग नहीं करते हैं। एंड जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है उसमें हम पहले एक इंसिजन देकर बोन का एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो दांत है, इम्पैक्टेड दांत का मतलब होता है कि दांत वो बोन के अंदर प्रेजेंट है। जो पूरा दांत है वो बोन से इरप्ट होकर आर्च में नहीं आया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बोन की कटिंग करके देन दांत का पूरा एक्सेस लेकर देन उसको हम एक्सट्रैक्ट करके फिर हम बोन का क्लोजर करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती क्या है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो थर्ड मोलर या फिर विजडम टूथ है, ये इरप्ट नहीं हुआ है, ये इम्पैक्टेड है, ये अभी बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो बोन का एक्सेस करने के लिए हमने एक इंसिजन दिया। देन इंसिजन देने के बाद हम जो दांत है उसको प्रॉपर, इसमें वीडियो में बोन कटिंग नहीं दिखाई गई है बट कुछ केसेस में हमें बोन कटिंग भी करनी पड़ती है एक्सेस लेने के लिए। देन उसके बाद जब हम दांत को एक्सेस कर लेते हैं तब हम दांत का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं एंड देन उसी इंसिजन को सूचर्स के थ्रू क्लोज करके देन उस पर ड्रेसिंग प्लेस कर देते हैं। एंड इवन कुछ केसेस में अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा वूंड होता है तो हमें बोन ग्राफ्ट भी प्लेस करना पड़ता है उसमें। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके। पहला कॉम्प्लिकेशन आता है आपका ड्राई सॉकेट। और ड्राई सॉकेट या फिर एल्वियोलर ऑस्टाइटिस होता क्या है, तो देखिए होता क्या है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के बाद वहाँ पर एक वूंड बनता है या घाव बनता है। तो घाव को हील होने के लिए एक उसके ऊपर क्लॉट बनता है। तो अगर किसी भी रीज़न से वो क्लॉट जो है वो वहाँ से निकल गया तो एक बेयर बोन जो वहाँ पर प्रेजेंट होती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो अब बेयर बोन अगर एक्सपोज हो गई तो उसके ऊपर अगर क्यों हवा भी लगेगी ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि बेयर बोन के ऊपर फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो फ्री नर्व एंडिंग्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एक ड्राई सॉकेट क्रिएट हो जाता है। इसको हील करने के लिए हम एल्वियोप्लास्टी का एक प्रोसीजर होता है, वो करा जाता है ड्राई सॉकेट को हील करने के लिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है डिलेड हीलिंग या फिर इन्फेक्शन। तो अगर आप सर्जरी करवा कर आते हैं एंड आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स एंड प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी हैं, वो आप नहीं लेते हैं, तो आपको आपकी जो हीलिंग है वो डिले भी हो जाएगी। एंड उसके अलावा आपका जो वहाँ पर क्या नाम है, जहाँ जो आपकी सर्जरी की साइट है वहाँ पर आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में क्या होता है कि एक टेम्परेरी नर्व डैमेज या फिर पेरिस्थीसिया भी देखा जाता है। कि कभी कभी क्या होता है कि जो थर्ड मोलर है वो बिल्कुल इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के ऊपर बैठा होता है, तो उसके एक्सट्रैक्शन के टाइम पे टेम्परेरी सा नर्व डैमेज होता है जो कि ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो होती है, अब जैसे कोई पेशेंट आया कि हीमोफिलिक पेशेंट्स हो गए या फिर कोई पेशेंट्स हैं जो कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हैं,
तो इन पेशेंट्स में अगर हम बिना किसी क्या नाम है, बिना किसी किसी प्रिकॉशन के डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं अगर तो फिर उस केस में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन जो काफ़ी देखी है मैंने, इवन मेरे पेशेंट्स में भी कुछ मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना सर्जरी के, लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब जैसे एक पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन होता है कि जब आप सर्जरी करवा के गए हो तो आपको उसी साइड से सोना नहीं है, या फिर जो सर्जिकल साइट है उस पर प्रेशर नहीं डालना है। तो लोग बट मानते नहीं है, एंड लोग या गलती से कोई सो भी गया, लेटे लेटे करवट ले लिया, कुछ भी हो गया, गलती से ही सो गया वो उस पर। द नेक्स्ट डे वो पूरी स्वेलिंग लेके पूरा मुंह उनका सूजा होता है, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ी स्वेलिंग होती है, एंड माउथ ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाती है एकदम। और नेक्स्ट डे मेरे पास आते हैं परेशान होते हुए कि सर ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये एक मतलब काफ़ी कॉमन फेशियल स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कई बार क्या होता है कि परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर जैसे अपर मोलर है तो अपर मोलर के केस में, एक सेकेंड, आप जैसे ये देख पा रहे होंगे कि मैक्सिलरी साइनस में जस्ट टच कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि प्रेशर से अगर हम जैसे इसको निकालते हैं ना, तो कई बार जैसे मान लीजिए ये तो दांत ठीक है, इसमें एक्सरे में जो दिख रहा है, बट कई केसेस में कैरीज की वजह से या दांत में कीड़ा लगने की वजह से दांत बिल्कुल सड़ जाता है। तो निकालते निकालते दांत जो होता है कई बार ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे में कुछ केसेस में एक जो दांत की रूट होती है या फिर एक छोटा सा पार्ट उछल के मैक्सिलरी साइनस में चला जाता है। तो वो अगर साइनस के अंदर चला गया, जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं मैक्सिलरी साइनस को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये साइनस के अंदर चला गया तो एक साइनस की कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है, जो कि आगे जाकर ओरो एंट्रल फिस्टुला में भी कन्वर्ट हो सकती है। एंड उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि किसी का इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है, लोअर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है मैंडिबल में, तो बहुत ही ज़्यादा वो बोन के अंदर प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा अंदर प्रेजेंट है बोन के। तो उसको निकालने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बोन कटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे में बोन फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं। बार क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो एडजेसेंट टूथ होते हैं उनको भी डैमेज हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। एक बार समराइज करने के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फिर से बता देता हूँ। जो आपका थर्ड मोलर होता है, बेसिकली वो आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से गलत इरप्ट होता है। एंड आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी इस वजह से हो रही है क्योंकि पहले जो केवमेंस होते थे या हमारे एंसेस्टर्स होते थे, उनके जो जॉज थे वो बड़े थे क्योंकि उनकी जो डाइट थी वो हार्ड थी। एंड एवोल्यूशन की वजह से अब धीरे धीरे जैसे हम सॉफ्ट डाइट पे स्विच करते जा रहे हैं, हमारे जॉ का साइज़ छोटा होता जा रहा है। एंड इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं थर्ड मोलर की वजह से? फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि आपका क्राउडिंग या फिर मिसअलाइनमेंट ऑफ टीथ। अगर जगह नहीं है तो फिर वो इरप्ट होने की वजह से जो अगर जो उसके एडजेसेंट होते हैं उनको भी पुश करता है, उसकी वजह से बाकी दांतों का अलाइनमेंट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा टिश्यू इम्पिंजमेंट सबसे कॉमन प्रॉब्लम, पेरिकोरोनाइटिस जो कि बैड ब्रेथ कॉज कर सकती है। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको कैरीज हो सकती है जो कि एडजेसेंट टूथ को भी इफेक्ट कर सकती है। अब साइनस इश्यूज़ भी हो सकते हैं अपर थर्ड मोलर के वजह से भी, कि कंजेशन या फिर साइनसाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम होता है इसका थ्रोबिंग पेन। एंड उसके अलावा स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है जो कि इरप्शन साइट के आसपास देखी जाती है। एंड कुछ केसेस में एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग भी देखी जाती है। एंड ट्रिस्मस या फिर रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग भी देखी जाती है आपके थर्ड मोलर इरप्शन के केसेस में। एंड बैड ब्रेथ। एंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कभी कभी सब जो आपके जो लोअर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी कभी कभी स्वेलिंग देखी जाती है। एंड देन इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होता है थर्ड मोलर इरप्शन का? तो विजडम टूथ इरप्शन के केस में जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन या फिर नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका विजडम टूथ है वो इम्पेक्टेड है या नहीं है। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? ड्राई सॉकेट, और आपका डीलेड हीलिंग, या फिर टेम्परेरी नर्व डैमेज, और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हीमोफिलिक केसेस में, या फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी के केसेस में। और इसके अलावा सीवियर ब्लीडिंग या फिर सीवियर स्वेलिंग या फिर ब्रूजेस भी हो सकते हैं। और कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकता है। एंड साइनस कम्युनिकेशन या फिर ओरो एंट्रल फिस्टुला भी बन सकता है, या फिर जॉ फ्रैक्चर होने के भी कुछ चांसेस होते हैं। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थर्ड मोलर के बारे में या फिर विजडम टूथ के बारे में। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी ऐसी ही वीडियोस मैं और डालता रहूँगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी और टॉपिक में या फिर कुछ आपको जानना है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में
टाइप कर सकते हो। मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, चलो थैंक यू गाइस, टेक केयर। Just like a spark that's breaking out.